गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, कल मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताई थी। आज उसी प्रकार मैं आपके समक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में लेकर आई हूँ। इसमें आप सभी को जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बीएड बीटीसी में एक क्वेश्चन पूछेगा और अदर एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ लेगा। और आपको इस हिसाब से आपको पूछेगा कि जो राष्ट्रगान थे उनकी रचना किसने की थी। इस हिसाब से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज आपको पता चलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उद्देश्य क्या था शिक्षा में, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या अपना बहुमत दिए और इस हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के लिए क्या किए। चलिए हम आप सभी को, वैसे आप सभी लोग बहुत ही कहते हैं आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बस मैं उस ज्ञान को थोड़ा सा उसमें जो आप भूल गए हैं बस उन्हीं को सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ाकर आप अगर एक बार इसे देख लेंगे तो आपका जो आप भूल गए हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए टाइम को बहुत अधिक ना खींचते हुए मैं आप सभी को इनके बारे में बता रही हूँ। उससे पहले आप हमारे जो चैनल है क्रेजी तनिष्क को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी। टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो स्वयं एक महान दार्शनिक एवं समाजवादी नेता थे। जैसे कि ना ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो सभी से बातें करते थे, वो अपनी बात सबके समक्ष प्रस्तुत करते थे। वो बहुत ही कहते हैं इनका जन्म जो हुआ वो जो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। तो इनके पिता जो थे इनका नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। ये बहुत ही एक महान दार्शनिक थे और समाजवादी नेता भी थे। कौन? इनके पिता। इनकी माता का नाम शारदा देवी थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई। जो इनकी माता जी थे उनका नाम शारदा देवी था और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा था, जो शुरुआती शिक्षा था, जब ये जैसे ही प्रारंभ में जो शिक्षा प्राप्त किए वो अपने घर में ही प्राप्त किए। इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उसके बाद चित्रकला में प्रवीणता प्राप्त कर ली। यानी जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे तो इन्होंने जब अपना शिक्षा जो है अपने घर पे प्रारंभ किया, प्रारंभिक शिक्षा, तो इस समय इनको हिंदी, संस्कृत में, अंग्रेजी में, बांग्ला में और चित्रकला में जो है प्रवीणता मतलब बहुत ही कुशलता यानी बहुत ही नॉलेज प्राप्त हुआ। कहाँ? घर पे। ठीक है, इन्होंने प्राप्त कर ली। तो टैगोर जी मैकाले पद्धति के विद्यालयों के घोर विरोधी थे। यानी जो ये टैगोर जी थे वो मैकाले जो क्या था वो अंग्रेजी पर बल देता था। वो सोचता था कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। लेकिन टैगोर जी जो हैं ये क्या कहें कि नहीं, अगर कोई भाषा अगर बच्चों को सीखना चाहिए तो मातृभाषा से रिलेटेड होना चाहिए। इन्होंने घोर विरोधी थे किसके? मैकाले पद्धति के। यानी मैकाले ने जो नियम बनाए थे उनके बहुत ही विरोधी थे। ये कहे थे मातृभाषा से जब बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं उससे बच्चे के भविष्य में निखार आएगा। इस हिसाब से टैगोर जी ने इस पद्धति जो मैकाले का पद्धति था उनके विरोधी कहलाए थे। ये विद्यालय उनके लिए जेल के समान लगते थे। यानी जो अंग्रेजी विद्यालय थे, जो मैकाले जो जिस पद्धति को अपनाया था तो उनको ये लगता था कि ये जेल है। यानी जो विद्यालय मत मैकाले के अनुसार था तो उनको वो जेल के समान लगा। किन्हें? टैगोर जी को। उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने स्वाध्याय से ही वेद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। यानी उन्होंने स्वयं अध्ययन से, अपने खुद के अध्ययन से
क्या, वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किए। किसने? टैगोर जी। आपको पूछेगा कि कौन ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने वेद और उपनिषद दोनों का ज्ञान स्व अध्ययन से प्राप्त किया। तो इसमें देगा टैगोर जी, गांधी जी, उसके स्वामी विवेकानंद। तो आप इसे लगाएंगे किसे? टैगोर जी को। और ऐसे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसने मैकाले पद्धत के घोर विरोधी कौन थे। मैकाले पद्धत जो था उनकी घोर विरोधी किसने, कौन उनका विरोध किया था? तो आप बताएंगे टैगोर जी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था टैगोर जी को। उसके बाद सन 1913 में गीतांजलि की रचना की और इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी जो टैगोर जी थे 1913 में इन्होंने गीतांजलि का रचना किए थे और इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए, यानी जब इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद में किया तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? टैगोर जी को। तो पूछेगा 1913 में किसकी रचना की थी, तो आप बताएंगे गीतांजलि। उसके बाद क्या था? ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। यानी ये पूरे एशिया में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, यह एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। यानी ये ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने 2 रचना की और 2 देश का, एक तो जो हमारा जनगण मनगढ़ है इनकी रचना टैगोर जी ने यानी भारत के लिए की है, और वहीं पर टैगोर जी ने क्या था, भारत का, देखिए भारत का जनगण मनगढ़ यानी भारत का जो है इन्होंने जनगण मनगढ़, और बांग्लादेश का जो है अमार सोनाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो बांग्लादेश में चलता है अमार सोनाल का, वो भी क्या टैगोर जी ने ही उनकी रचना की थी। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। किसकी? टैगोर जी की मृत्यु जो हुआ था 7 अगस्त 1941 को हुआ था। और उनके जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 में। 7 मई 1861 में इनका जन्म कोलकाता में, लेकिन मृत्यु कब हुआ था? 7 अगस्त 1941 में। इसके बाद देखिए यहाँ पर अमर सोनाल बांग्ला यानी बंग भंग के समय 1906 में लिखा था। यानी जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या था, अमर सोनाल 1906 में इन्होंने रचना की थी। किसकी? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उनकी रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनका कहना था कि सर्वोच्च से यानी सबसे ऊंचा शिक्षा वह है जो केवल हमें जैसे जो हमें न केवल सूचना प्रदान यानी हम जो सूचना प्रदान करते हैं एक दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो सूचना देता है जिसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो जो है सर्वोच्च शिक्षा वो नहीं है, वो हमारे और सर्वोच्च शिक्षा है यानी सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमारे जीवन की बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी हमारे जीवन में हमारी बाहरी जीवन को परिस्थितियों से, जो हम परिस्थितियां से अपने जीवन में निचोड़ कर आगे बढ़ते हैं, उसे वो हमारा सर्वोच्च शिक्षा है, हमें अच्छा बुरा सिखाता है। ये क्या है? टैगोर जी के अनुसार वो शिक्षा है। ठीक है, टैगोर जी के अनुसार अध्यापन मातृभाषा के ही माध्यम से होनी चाहिए उनके अनुसार। यानी देखिए टैगोर जी यानी हम आपको पहले भी बताए हैं, इनका कहना था कि जो अध्यापन यानी जो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं उनका मातृभाषा में के माध्यम से होनी चाहिए। उनके अनुसार क्या था कि अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से ही हमारे मस्तिष्क की सहवर्तनी होकर नहीं चल सकती। यानी उनका कहना था जैसे अंग्रेजी भाषा जो है, जिस हिसाब से जो दुल्हन जो है घूंघट में छिपी रहती है, उसी हिसाब से अंग्रेजी भाषा घूंघट में छिपा है। यानी विद्या हमारे जो विद्या हमें प्राप्त हो रही है वो हमारे स्वभाव से प्राप्त होनी चाहिए, जो हमारी मस्तिष्क यानी दिमाग को जो है साथ में वर्तनी होकर नहीं चल सकती। यानी इनका क्या कहता है, मस्तिष्क की सहवर्तनी होकर नहीं चल सकती। यानी अगर हम अंग्रेजी
देंगे, अगर हम अंग्रेजी ही सिखाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में वह साथ में सामंजस्य, यानी जो हम एक अगर हम आप जैसे कोई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को बता रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में सब कुछ, और वो हिंदी मीडियम से आया है, ठीक है, और यह गांव वगैरह से जा रहा है, तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आता है जल्दी। वो रट लेता है, हाँ रटने के माध्यम से वो रट लेगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, और हमें मातृभाषा में जब बच्चे को सिखाएंगे जो वो घर से लेकर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके मस्तिष्क का भी विकास होगा और वो जल्दी से उस लैंग्वेज को समझ भी जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं तो जल्दी से उस लैंग्वेज को पकड़ लेगा कि हाँ हमें यही चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी जो भी व्यक्ति है उनका सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, चाहे मस्तिष्क के हो, चाहे बौद्धिक, चाहे चारित्रिक, उनका हर प्रकार से व्यक्ति का विकास करना इनका उद्देश्य था। और बौद्धिक शक्ति का विकास करना, यानी बौद्धिक शक्ति जो हमारे मस्तिष्क का जो है विकास, बौद्धिक शक्ति मतलब हमारी मस्तिष्क का विकास जो है, इसका विकास, शक्ति का विकास करना। सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना, सार्वभौमिक मतलब होता है सभी प्रकार की जो नागरिक होता है उस प्रकार से, जैसे हर प्रकार, हर माध्यम, हर क्षेत्र से नागरिकता का विकास करना। व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना है, चाहे जो व्यक्ति हैं और समाज में दोनों को आपस में संबंध स्थापित करना, ताकि जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति हमेशा सामाजिक ही होना चाहिए। कहते हैं ना कि ये आजकल कोई अगर मतलब कोई चीज़ अगर कोई करे तो कहते हैं ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है, इसको समाज से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति, इनका उद्देश्य क्या था, जब व्यक्ति समाज में रहकर सब कुछ सीखेगा तो उसके अंदर जो होता है एक सामाजिकता आएगी, वो जो भी काम करेगा समाज के अनुसार काम करेगा। तो व्यक्ति को समाज का संबंध स्थापित करना, नैतिकता व आध्यात्मिकता का विकास करना, यानी उसके अंदर नैतिक होना चाहिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, उस हिसाब से उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उसका विकास करना। और आध्यात्मिकता यानी जो है आध्यात्मिक चीज़ हमें जो है, जो हम वेद पुराण से जो चीज़ प्राप्त करेंगे तो उससे हमारे अंदर आएगा ऋषि मुनि की क्या पहले क्या था, शिक्षा क्या था, उस हिसाब से हमारे अंदर जो है शिक्षा का विश्वास स्थापित होगा। उसके बाद देखिए टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। उनके मत में साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और कला, प्रयोगशाला, कार्य, आलेखन, उनके पर्यटक, नाटक, बागवानी, समाज सेवा आदि पाठ्यक्रमों पर जोर दिया। यानी जो टैगोर जी थे उनको शिक्षा में क्या था, उनका मत था वह इतिहास में, वो इतिहास चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे हमारा जो आर्ट हो, कला यानी, या प्रयोगशाला, कार्य, आलेखन, उनके सभी यानी नाटक भी होना चाहिए, और समाज सेवा आदि पाठ्यक्रमों पर इन्होंने जोर दिया, ताकि बच्चे का और व्यक्ति का सामाजिक जो है समाज में पूर्ण रूप से उसका विकास हो सके, वो अच्छे से उस चीज़ को सिखा सके, वो अपने अंदर उस चीज़ को सामंजस्य स्थापित कर सके। इससे क्या होगा, वो अच्छा बुरा और वो शिक्षा के प्रति अग्रसर रहेगा। उसके बाद क्या है देखिए कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं। इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या है। टैगोर जी के अनुसार सीखने के लिए प्रकृति के गोद अपेक्षित है, अतः उन्होंने निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ बताई। यानी टैगोर जी ने क्या कहा कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद में, यानी जो प्रकृति उसको भी कहते हैं कि प्रकृति की गोद में अपेक्षित है ना, और अतः उन्हें निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ प्राप्त करनी चाहिए। कैसे, जैसे जब प्रकृति में रहेगा बच्चा और सीखेगा, उसके अनुसार भी सीखेगा तो उसका मस्तिष्क का विकास होगा और उस हिसाब से वो अपने कार्य को अच्छा पूरा सीख सकेगा, और वो समाज के बारे में भी सोचेगा और उसकी बौद्धिक शक्ति की भी विकास होगी। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि टैगोर जी जो थे उन्होंने कहे, टैगोर और शांति निकेतन वर्ष 1901 में स्थापना किया। उस समय केवल 5 छात्र थे और टैगोर एकमात्र शिक्षक थे। यह विद्यालय सन 1921 में विद्यालय के रूप में विकसित हुआ और उसमें देश विदेश के लोग आने लगे। क्या था कि टैगोर जी जब शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में, तो उस समय जो केवल 5 छात्र थे जो टैगोर जी से, यानी टैगोर जी एक अकेले शिक्षक, एक अकेले टीचर और 5 स्टूडेंट, उनके वो समझ लीजिए उस समय शांति निकेतन में शिक्षा के रूप में वो लोग लेने आए। तो उस समय क्या था, उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन बाद में जब यही विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है 1921 में
विकसित हुआ विश्वविद्यालय के रूप में, तो वो देश विदेश से अनेक कोने कोने से लोग आने लगे। कहाँ? शांति निकेतन में, जहाँ 1901 में उन्होंने स्थापना की, वहीं 1921 में देश विदेश के लोग आने लगे। 5 छात्र से सोचिए कितने सारे लोग आकर आप शिक्षा प्राप्त करने लगे। इन्होंने शिक्षण विधिया में क्या बताया कि निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी जब बालक किसी कार्य को कर रहा है और फिर वह कार्य को कितना सही किया है, जब उसको, यानी एक बालक है, कोई कार्य को किया और अब उसको सोच रहा है कि अब कैसे ये चीज़ सही है, फिर उसी कार्य को अपना निरीक्षण करा के देखे ये चीज़ सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए बालक मैथ को लगाया और मैथ को फिर उसको कर रहा है कि हाँ, निरीक्षण कर रहा कि हाँ देखिए ये चीज़ सही है कि नहीं, अब की बार सही मैंने किया कि गलत है, तो उसे क्या निरीक्षण द्वारा सीखना, भ्रमण द्वारा सिखाना। यानी जब बालक को पिकनिक वगैरह पर लेकर जाएंगे तो बालक किसी चीज़ को देखेगा तो उसके मस्तिष्क जो है जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा मस्तिष्क, और वो क्या कहेगा, कभी भूलेगा नहीं। इसीलिए बालक को क्या है कि भ्रमण द्वारा, यानी पिकनिक वगैरह लेकर जाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेगा, जानवर वगैरह को देखेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा, उसके बाद जो है माउंटेन यानी पर्वत वगैरह देखेगा। तो इस समय बालक क्या होगा, उसके मस्तिष्क में उसका मस्तिष्क का तो विकास होगा, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ेगी और देश में कुछ करने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत होगी। ठीक है, इस हिसाब से क्या है, यानी जो टैगोर जी थे, उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कैसे कहाँ पर हुई, उन्होंने किसकी रचना की, यानी गीतांजलि की रचना कब की, 1913 में। ठीक है, ये सब यानी वो किसके विरोधी थे, मैकाले पद्धति के विरोधी थे। कहाँ पर जन्म हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इन सभी को कब हुआ, 7 मई 1861 में। मृत्यु कब हुई, 7 अगस्त 1941 में। इन्होंने कौन सी रचना की थी, हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की हमारे देश के लिए, जनगण मनगढ़। और वहाँ पर क्या नाम है, जो बांग्लादेश है वहाँ पर कौन सी रचना की, अमर सोनाल बंगभंग आंदोलन के समय 1906 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस हिसाब आप अगर एक बार वीडियो को देख ले रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देखिए और फिर अपने बुक को देखिए। इससे क्या होता है कि वैसे बुक देखने की आपको वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने जितना कंटेंट आपको दिए हैं वो इनफ है। तो आप इसे देखिए और फिर इसे याद कीजिए कि क्या इन्होंने पढ़ाया है। वैसे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको पढ़ाना नहीं, बल्कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट करना। तो आप इस हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे और तो एक एक चीज़ देखते हुए जा रहे हैं, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी आपको करवाऊँगी तो आपको पूरा A to Z क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं, यानी हम और आप एक परिवार की तरह हैं। अगर कोई चीज़ हमसे गलती हो जा रही है तो आप कमेंट में लिखिए, और आप परिवार, जैसे कि हम आपको अपना परिवार मान रहे हैं, तो आप परिवार की तरह हैं। जो भी कोई गलती हो रही है तो आप लिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम उस चीज़ को सुधारेंगे और फिर आपके लिए एक और बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा अंदर के जो कमी है उससे भी दूर होगा और हमारे अंदर की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे जो चैनल पे देख रहे हैं मेरे परिवार के लोग, तो वो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।